अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुस्ताखी माफ और मैं हूं बतूर। आज हम बात करेंगे फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से जो वर्डिक्ट सामने आया है उस हवाले से उनसे डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया फवाद प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज के अखबारों में, फैसला तो कल के, आज के अखबारों में जो इंटरप्रिटेशन सामने आई है, बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि शायद एतजाज एहसन जो वर्ड रिडिक्यूल है उसका मतलब भी ठीक से समझ नहीं पाए या हमें समझा नहीं पाए। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर उन्होंने बात की है। बुनियादी तौर के ऊपर पहले तो थोड़ा बैकग्राउंड देख लें कि केस क्या था। केस ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे थे कि आपने एक हुक्म दिया है कि सदर ममलिकत के खिलाफ स्विट्जरलैंड की अदालतों में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ओपन की जाए। आइन का आर्टिकल 248 जो है वो इससे मना करता है। आप कह रहे हैं कि इसको लिख दो। अब एक तरफ आपका हुक्म है, एक तरफ आइन है, और आपके अहकामात जो है वो माजी में बदलते रहे हैं। 2001 में आपने मार्शल लॉ को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया, उसके बाद आकर के जब जजों का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया, और अब आकर के सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रही है कि वो जो तहफ़्फ़ुज़ दिए गए थे वो गलत थे, इनके खिलाफ हाई ट्रिजन में कार्रवाई की जाए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आप लोगों के वर्डिक्ट जो है वो तो चेंज होते रहते हैं। अब आइन का मैंडेट जो है वो आर्टिकल 248 में यह है कि सदर के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ओपन ना की जाए। तो दो हल है, या तो इसको अल्तवा में डाल दें अमल दरामद, ता वक्त ये कि सदर साहब जो है वो प्रेसिडेंट ना रहे। जो ही वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे उनके खिलाफ खत जो है वो स्विट्जरलैंड की कोर्ट्स में लिखा जा सकेगा, बिकॉज वो फिर एक जो इम्यूनिटी हासिल है उन्हें वो नहीं रहेगी। दूसरा ये है कि आपने खुद ही अपने फैसले में ये लिखा है कि अवाम से राय ले ली जाए। तो अवाम जो है वो पार्लियामेंट है, फैसले में नहीं ऑप्शंस दिए उन्होंने, जो ऑप्शंस दी थी आसिफ खोसा साहब ने जो पहले फैसला लिखा था कि उसमें अवाम से राय लेने का जिक्र है। तो वो राय ले ली जाए, पार्लियामेंट को भेज दें आप, और पार्लियामेंट से जो है वो राय ले लेते हैं कि वो क्या चाहती है और अकॉर्डिंगली डिसाइड जो है वो कर लेंगे। ठीक है फवाद, लेकिन आर्टिकल 2042 के तहत उस पर जो बहस हो रही है उसके हवाले से ये पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं कि जो रिडिक्यूल और डिफेम और डिग्रेडिंग का एस्पेक्ट है उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। और जो चार्जशीट बनी थी पीएम के अगेंस्ट, अगर हम वो चार्जशीट देखें तो इस पूरी कार्रवाई से पहले ही इस चार्जशीट को जब फ्रेम किया गया था तो रिडिक्यूल करने का एस्पेक्ट बड़ा क्लियरली सामने आ जाता है अगर आप चार्जशीट को पढ़ें तो। जी, चार्जशीट मैंने पढ़ी है, और उसमें जो चार्जशीट है वो बुनियादी तौर के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के सेक्शन 3 के तहत बनाई गई है। और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के सेक्शन है वो 3 कैटेगरीज में तब्दील चेंज करता है, तकसीम करता है। सॉरी टू कट यू, लेकिन आप क्या इस बात से एग्री नहीं करें कि 2042 का जिक्र ही नहीं है वहां पे? Are you sure? जो चार्जशीट में है तो जिक्र हो भी नहीं ना सकता, क्योंकि 204 जो होता है ना वो प्रिंसिपल ले डाउन करता है, उसके नीचे जो लॉ है वो प्रोसीजर एक्सप्लेन करता है। सो जो लॉ है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2003 है जिसको अप्लाई किया गया, उसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी है। लेकिन जो चार्जशीट बनी है वो बनी है सिविल कंटेम्प्ट के तहत। सिविल कंटेम्प्ट ये है कि विलफुली फ्लाउटिंग ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, और यही वर्ड चार्जशीट में लगाए गए, इससे ज्यादा नहीं है। चुनाचे जो क्रिमिनल ट्रायल होता है वो चार्जशीट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। आपने चार्जशीट ही को प्रूव करना है, चार्जशीट के ऊपर ही एविडेंस। अच्छा फवाद, अगर ये बात इतनी सिंपल है तो ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप फिलहाल किसी भी एनालिस्ट से बात करें, आप किसी भी सियासतदान से बात करें जो आपके अगेंस्ट है, या किसी लॉयर से बात करें जो न्यूट्रल, जो हमारे अगेंस्ट है। बिल्कुल आपने सही कहा, जो अगेंस्ट है उनको तो समझ आनी भी नहीं ना, वो तो समझना नहीं चाह रहे। एग्जैक्टली वही कह रहे हैं कि जो रिडिक्यूलिंग एलिमेंट है वो बहुत पहले से ही मौजूद है। ये तो रिडिक्यूलिंग का तो खुद जजेस ने अपने रिमार्क्स में, लेकिन क्या ये रिडिक्यूल करना नहीं होता कि अगर आप ये कहो कि जी कोई भी फैसला आएगा तो हम तो नहीं मानेंगे और मैं पियोन नहीं हूँ, तो इज दिस नॉट ये चार्जशीट में नहीं था। और अगर आपने रिमार्क्स जजेस के फॉलो किए हों तो इवन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जजेस जो है वो प्राइम मिनिस्टर के रवैये को अप्रिशिएट करते रहे। यानी कि फिर आप ये कहें कि फिर लोग गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फिर ये कहना चाहिए रिपोर्टिंग गलत हो रही इस केस को लेकर, क्योंकि फिर ऑब्वियसली तज्जिया भी गलत तज्जिया लिख रहे हैं। जाहिर है जो रिपोर्टिंग हुई है, स्पेशली एक सेक्शन ऑफ मीडिया की तरफ से जिसके ऊपर एतजाज साहब बार बार जो है वो क्रिटिसाइज उसको करते रहे हैं रोजाना की अपनी प्रेस ब्रीफिंग में, उसकी तरफ से तो रिपोर्टिंग बहुत गलत हुई है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। लेकिन जो बुनियादी तौर के ऊपर इस वक्त ये मसला है वो यही था कि सदर पाकिस्तान के खिलाफ आइन जो है वो नहीं खत ली। इसको हम उसके निटिग्रिटी में जाने के बजाय सिंपल रखें, क्योंकि आप लेमैन है तो हम सिंपल प्रोसीजर ये है कि जो प्रेसिडेंट देखें, एक तो इसकी जो लीगल मेरिट्स है, लीगल मेरिट्स ये है कि प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल है, उसके खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल ओपन नहीं हो सकता, दैट इज इट, फुल स्टॉप। अब इसके अखलाकी पहलू पे आ जाए, सदर
जरदारी जो है, इखलाकी पहलू के बारे में तो कायरा साहब कहते हैं कि हमें इखलाकियात ना बढ़ाएं आप प्लीज। नहीं, इखलाकी पहलू भी चले, मैं समझता हूँ कि जरूरी है। 11 साल आसफ जरदारी जेल रहे, 5 साल बेनजीर भुट्टो जेल में रही, 5 साल नुसरत भुट्टो जेल में रही। क्या ये अरसा काफी नहीं है कि एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मुकम्मल हो जाए? और अगर इतने अरसे में भी इल्जामात साबित नहीं होते, इतने साल जेल में रखकर भी इल्जामात साबित नहीं होते, तो क्या ये इखलाकी फर्ज प्रोसिक्यूशन का नहीं है कि वो केस वापस ले? अच्छा फवाद, मुझे एक पॉइंट रेज करने दें। ये जो हम 12-13 घंटों में इतनी शदीद और कंट्रोवर्शियल बहस शुरू हो गई है, मेरी और बहुत सारे लोगों की ऑब्जर्वेशन है कि क्या हमें पूरा फैसला आने का वेट नहीं कर लेना चाहिए था, जब कोर्ट ने खुद कहा है कि हम इसकी रीजन ऑब्वियसली बाद में एक्सप्लेन करेंगे। और एहतजाज एहसन साहब ने जो 40-50 मिनट से भी ज्यादा तवील मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने तकरीबन कन्विंस कर लिया था, बहुत सारे जर्नलिस्ट को कन्विंस कर लिया था। और किसी ने, एक ने तो ये भी कह दिया कि अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है इसको इसके अगेंस्ट जाने की, तो फिर हमारी जुडिशरी कैसे सुधरेगी, इस किस्म का उन्होंने कोई सवाल कर दिया। तो अगर उनके पास इतने प्रूफ्स हैं और इतने बेहतर आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो पहले फैसला तो पूरा आ लेने देना। आपको नहीं लगता बड़ा जल्दी एक्साइटमेंट में काफी जल्दी तैयार कर लिया या कोर्ट ने एक्साइटेड हो गए शॉर्ट जजमेंट? मैं आप एतराज साहब का कहेंगे। बात यह है कि आमतौर के ऊपर जो क्रिमिनल ट्रायल्स होते हैं उनमें जजमेंट कभी भी इस तरह नहीं आती जिस तरह से इस कोर्ट ने दी है। आम जजमेंट जो है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन का या कोई सिविल मैटर नहीं था, ये क्रिमिनल केस है। और क्रिमिनल केस में जब आपके सामने जो आता है, केस रखा जाता है, उसके बाद आपने अपील करनी होती है। अब अपील के लिए आपको जजमेंट पूरा होना जरूरी है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का केस था। 3 दिन जजेस ने दरमियान में लिए थे ये फैसला ही सुनाने के लिए, और चाहिए ये था कि दे शुड कम अप विद अ फुल फ्लैज जजमेंट जिसमें वो रीजंस लिख के लाते। अब ये जजेस, चूंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल उसको और राय आमा को भी सामने रखती हैं, उन्होंने एक शॉर्ट जजमेंट दे दी और उस शॉर्ट जजमेंट के ऊपर उन्होंने देखना है कि रिएक्शन क्या आएगा, उसके ऊपर पॉइंट्स आते हैं और वो अपनी जो तवील जजमेंट लिखेंगे उसमें वो उनको कैटर करेंगे। बात यह है कि आपने जजमेंट जो देनी है आप फुल फ्लेज दे पहले दिन, स्पेशली जब आपने फैसला रिजर्व किया है पहले दिन मुकम्मल सुनाने के लिए। ये जो क्रिमिनल ट्रायल्स के फैसले, सेंटेंसेस के फैसले कभी इस तरह नहीं आते। फिर दूसरी तरफ मैं आपको ले जाऊं, जब फैसला सुनाया गया और एतजाज साहब ने इस्तदा की कि जी इसको सस्पेंड किया जाए टिल आप हमें अपील का मौका नहीं मिला, उन्होंने जज ने सुना नहीं, वो उठ के चले गए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इफ्तिखार चौधरी साहब को या किसी जज के बाल पकड़ के नहीं घसीटा था, उन्होंने किसी जजेस को गालियां नहीं दी थी। इससे पहले केस था सुप्रीम कोर्ट में डिसोबीडियंस का एक केस था, जिसमें एक जब इफ्तिखार चौधरी साहब को माजूल किया गया था तो उस वक्त के आईजी के ऊपर ये केस बना कि गालियां दी गई और फ्लाउट किया गया। उनके जो सजा दी गई, जो एक आईजी थे जी, उनको सजा दी गई और कोर्ट ने उसका फैसला उसी वक्त सस्पेंड कर दिया कि आप अपील फाइल कर लें। नाउ आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इतनी रिस्पेक्ट देने को भी तैयार नहीं है, जो 18 करोड़ लोगों का मुंतखब नुमाइंदा है। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी इसके बारे में थोड़ा सा आउट ऑफ द वे हो जाएगा, लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ कि फिर ये कौन करवा रहा है? अगर फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी पोलिटिसाइज्ड है और पॉलिटिकल वैल्यूज को लेकर डिसीजन करिए फॉर द टाइमिंग, अगर ये बिल्कुल ठीक है तो कौन करवा रहा है? आप ही की पार्टी के किसी मेंबर ने कल ये असेंबली में बोला है कि हम ये तो एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी दोनों ही हमेशा से हमारे दुश्मन रहे। जुडिशरी तो खुद एस्टेब्लिशमेंट है। बात ये एग्जैक्टली आई वांटेड टू नो योर कमेंट अबाउट दैट। तो ये सब एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, इसका मतलब है हमारे यहाँ एक गैर मुंतखब या नॉन इलेक्टेड जो हलके हैं, जिसमें जाहिर है जुडिशरी है, फौज है और अब मीडिया का भी एक हल्का है, जो कभी खुद जो है वो कभी काउंसलर भी नहीं बन सकते किसी हल्के से इलेक्शन लड़के। वो ये समझते हैं और उनका ये ख्याल है, उनको यकीन महकम है कि जो इलेक्टेड लोग हैं वो अच्छी हुकूमत नहीं चला सकते। उनको मतलब जुडिशरी को, एक एलिमेंट को विद इन जुडिशरी, विद इन फौज और विद इन मीडिया में भी अब एक एलिमेंट को ये ख्याल है कि कभी भी इलेक्टेड लोग अच्छी हुकूमत नहीं चला सकते, लिहाजा नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं या टेक्नोक्रेट्स जो हैं या मार्शल लॉ जो है उनको हुकूमत करने दी जाए ताकि स्टेबिलिटी। वो जो स्टेटमेंट मैंने आपसे शेयर किया कि एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी हमारी दुश्मन है, इससे मैं ये पॉइंट निकालना चाह रही हूँ कि ये जो फैसला आया है इसमें भी आपको एस्टेब्लिशमेंट का रोल लग रहा है, जो कि आप कह चुके हैं कि जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट ही है, या आपने भी कहा। तो ये क्या एस्पेक्ट? पहली बात तो यह है कि मौजूदा जो जजेस हैं, स्पेशली जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो एक सियासी मुहिम के नतीजे में बहाल हुए हैं। वो आईनी तरीकाकार से बहाल नहीं हुए, वो एक सियासी तहरीक के नतीजे में बहाल हुए। उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि जजेस खुद को उस सियासी तहरीक से अलग करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
आप देखती हैं कि जो जजेस, जो लॉयर्स मूवमेंट में शरीक थे, वो तहरीक ही उनके लिए थी, तो फिर यही मैं कह रहा हूँ ना, सियासी तहरीक थी ना, जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका नहीं था। उसमें जो लॉयर्स तहरीक में अव्वल थे, मसलन हामिद खान है, रशीद रिजवी हैं, ये करोड़पति हो गए हैं इस तहरीक के बाद। इनके केसेस की फीसें पहले क्या थी और अब क्या है? क्यों ऐसा क्यों है? इसलिए कि इनको रिलीफ मिलते हैं अदालतों से। अदालतों से क्यों रिलीफ मिलते हैं? कि ये जो जजेस समझते हैं कि दे ओ देम, कि ये लोग लॉयर्स मूवमेंट में आगे थे, इसलिए जजेस जो है इनको ओ करते हैं, इनको फेवर्स जो है वो करना इनको जिम्मेदारी बनती है। और ये एक बार पॉलिटिक्स जो है, जो हो रही है, वो एक तो सिलसिला इधर चल रहा है कि जजेस जो है वो अपने फेवर, अच्छा अब क्या है, जजेस बनते हैं। अभी जो इंटरनेशनल जूरिस्ट काउंसिल की एक अभी रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने सो मोटो नोटिस के ऊपर भी बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और जजेस के इंडक्शन के ऊपर भी बड़े अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ऐसे ऐसे लोगों को जज बनाया गया है जो शायद कभी जो है वो हाई कोर्ट, वो सिविल जज भर्ती ना हो सके। मैं आपसे आज कहता हूं कि आज आप हाई कोर्ट में और इवन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ टोफल का टेस्ट ले लें। ये तो फिर क्रेडिबिलिटी पे, आप जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी, अब ये एक और डिबेटेबल एस्पेक्ट है कि ये मैंने डिबेट नहीं शुरू की, ये लाहौर हाई कोर्ट बार ने रेजोल्यूशन की है, इस इंटरनेशनल जूरिस्ट काउंसिल ने ये बात की है। ऐसे ऐसे लोगों को जज बने हैं इस तरीक के बाद, और जो मौजूदा अदलिया ने जज बनाए हैं, कि उसमें लोग जो हैं वो शायद टोफल का टेस्ट पास अच्छा, मैं फवाद एक पॉइंट रेज करने दूं, फिर ब्रेक लेती हूँ। फवाद, अगर हम जुडिशरी को क्रेडिबिलिटी ही नहीं दे रहे, जैसे आपके अकॉर्डिंग के क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आ रहा है और बाकायदा रेजोल्यूशंस वगैरह पास हो रही है, तो फिर आप खुद भी लॉयर हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनली इस चीज के अगेंस्ट क्या करेंगे कि देखिए जो जुडिशरी फॉर एग्जांपल इफ इट्स नॉट क्रेडिबल तो हम उसका फैसला क्यों माने? इस सवाल का जवाब दूंगी मगर इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। जी फवाद, देखिए, फैसला ना मानने का तो सवाल नहीं है। जैसी भी जुडिशरी है, आपको जो हमारे यहाँ जो फिलॉसफी पे अमल होता है, सोक्रेट को जब कन्विक्ट कर दिया गया था कि वो एक जहर का प्याला पिएगा, तो उसके एक डिसिपल ने, एक स्टूडेंट ने अरेंज कर ली थी, उसकी रात को जहर का सजा की एग्जीक्यूशन होनी थी, तो उस रात को उसने अरेंज कर लिया था कि वो जेल तोड़ के फरार हो सकता था। तो सुकरात ने ये कहा कि आज अगर मैं किसी जाली जज और जाली तो कल जो है, जो दुनिया है जो मेरी फिलॉसफी पे अमल करती है, वो असली जज और असली अदालतों को भी नहीं मानेंगी। चुनाचे फैसला तो अदालत का मानना है। यानी कि पीपल्स पार्टी इतनी मॉडेस्ट है। पीपल्स पार्टी ने तो फैसले माने हैं, और किसने माने? और उन्होंने तो हमले करा दिए थे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जजेस को उठा के ले गए थे। अच्छा फवाद, आपको लगता है कि वैसे आपको तो ऑब्वियसली नहीं लगता होगा, बट पीपल से कि आप डिलेइंग टैक्टिक्स बहुत इस्तेमाल किए, आर्टिकल 10A का यूज, और फिर उसके आर्ग्यूमेंट्स करना कि कॉन्स्टिट्यूशन ही ठीक नहीं था, बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन ही ठीक नहीं था, और ये डिलेइंग टैक्टिक्स थी, ये वाकई लग रहा था? नहीं, अगर आप समझते हैं कि आर्टिकल 10A आईन में गैर जरूरी है तो फिर तो ठीक है, लेकिन चूंकि गैर जरूरी नहीं है और मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसके ऊपर जो जजेस को बताया, मैं नहीं समझी, बट पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट नहीं, ये जो भी लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर उन्हें आइन का नहीं पता, कि उसकी इंपॉर्टेंस का नहीं पता, फिर उनको आर्गूमेंट्स की इंपॉर्टेंस का नहीं पता, फिर उनको प्रोसीजर की इंपॉर्टेंस का नहीं पता। जब भी अदालत के सामने मुकदमा आता है तो अदालत का ये फर्ज है कि वो तफसील से वकील की बात को सुने और जो भी दलाइल दिए हों उसकी रोशनी में फैसला करें। ठीक है। अच्छा फवाद, आपको क्या लगता है कि जो एग्जाम्पल्स कोर्ट की थी एतजाज से सामने मनमोहन सिंह की और नवाज शरीफ की एग्जाम्पल्स कोर्ट की थी, और कल इस तरह की स्टेटमेंट्स भी है आपकी पार्टी की तरफ से कि हमें हमेशा ज्यादती हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत है, जो कि मे भी एक हद तक है भी, लेकिन उन एग्जाम्पल्स का क्या कोई फायदा महसूस हुआ आपको? क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन का इशू तो अब आ ही गया है, लेकिन फैसला तो अभी भी विक्टिमाइज महसूस कर रहे हैं आप। विक्टिमाइज तो जाहिर हुए हैं, उसमें तो कोई शुबह नहीं है कि इस तरह के केसेस में जो है वो आप प्राइम लेकिन 99 में ओवरटर्न किए थे बेनजीर के भी केसेस को, तब भी तो जुडिशरी ने साथ दिया था, वो भी तो एग्जाम्पल दिया करें ना। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो है वो खिलाफ ही फैसले हुए ना। अब देखें होता क्या है, अदालत फैसले हक भी करती है, खिलाफ भी करती है। अदालत का फर्ज है, उसमें शुक्र अदा करने वाली कोई बात नहीं। मेरिट के ऊपर फैसला करना चाहिए जज को, और ये सोच के बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी को मैं खुश करूं या किसी को ना करूं। लेकिन पैटर्न जो हमारे यहाँ जजमेंट्स का, मिसाल के तौर के ऊपर अभी आप यहाँ पे देख लें, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केस डे टू डे चला है। शहबाज शरीफ साहब का केस 4 साल से पेंडिंग है।
इसी तरह से वहीदा शाह को वो सखर से उठा के सो मोटो लेके 2 साल के लिए बाद में उन्हें इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसका सो मोटो नोटिस है। उसी दिन यासीन सोहल मुस्लिम लीग नून के एमपीए थे, उन्होंने कहा पंजाब असेंबली में राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि वोट देख के मुझे डालो, उन्होंने रिजाइन किया इस बात के ऊपर, कोई सो मोटो नहीं हुआ। इसके बाद हमजा शहबाज शरीफ की बेगम आयशा आहद हर जगह जो है वो जाके कह रही है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, कोई सो मोटो नहीं हुआ। सपना केस है, दोस्त मोहम्मद खोसा का मिनिस्टर थे पंजाब की गवर्नमेंट में, कहीं पर उसका सो मोटो नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के ऊपर जरा मेहरबानी ज्यादा है जुडिशरी की, जहां पर जो भी कोई मिलता है उसको फौरी तौर के ऊपर उठाकर, और पैटर्न है, एक अखबार है उसमें एक छोटी खबर छपती है कि ये हुआ। मूसा गिलानी के केस में आप देखें 5000 सफों का जो है वो एविडेंस उन्होंने रिकॉर्ड जमा कराया है एएनएफ ने। एक आदमी की 1.5 लाइन का जो है वो उसमें बयान है कि जी एक आदमी ने मुझे फोन किया और उसने अपना नाम अली मूसा गिलानी बताया और उसने कहा मैं वजीर आजम का बेटा हूं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो है वो जिस तरह के रिमार्क्स दिए। ठीक है, क्वेश्चन ये था, कोई जज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुबह रिमार्क्स आते हैं और ब्रेकिंग न्यूज चलती हैं, वो तो लगता है कि कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्टेटमेंट चल रही हैं, जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की तरफ से मतलब उन्हें कवरेज नहीं देनी चाहिए, या उनके यहाँ कोई दुनिया में कोई प्रेसिडेंट नहीं है। पाकिस्तान में इन चीफ जस्टिस साहब से पहले तक जो कुछ अर्सा पहले तक ये बाकायदा ट्रेडिशन थी कि जज का नाम नहीं छपता था। लेकिन क्या एक छोटा सा सवाल है, क्या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को अपनी वर्बल स्किल्स पर ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए? बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। वो तो लगता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है। अगर जो चीफ जस्टिस जो है, अगर उसको उनके हर वर्ड जो है वो हेडलाइन बनता है, और जब हेडलाइन बनता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है उसका, और फिर उसका जवाब आता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है जी बड़ी जाती कर दी बात हो गई। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी वर्बल स्किल्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। कोई हुकूमत ये बर्दाश्त नहीं करेगी जिस तरीके से आप चल रहे हैं, उसके बाद आकर के। लेकिन सवाल ये था कि जो एग्जाम्पल्स कोर्ट की है उनके डिफेंस लॉयर ने, वो उनका आरामद साबित हुई या नहीं हुई? देखिए वो जजेस की डिस्क्रेशन है, मैं उस पर नहीं जाता। उन्होंने अपने प्रेसिडेंट्स पेश दिए थे और अबाउट मेरा ख्याल है 120 के करीब उन्होंने जजमेंट्स जो है वो कोर्ट की थी। अब वो जजेस की अपनी मर्जी है कि वो उसको डिस्कस करके रद्द करते हैं या वो समझते हैं नहीं है। फैसला देने के ऊपर जजेस का इख्तियार है, उसके ऊपर मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट तरीकाकार वो होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी भी ये उंगली ना उठा सके कि जजेस जो है वो बायस हैं, और मुखालिफ भी ये ना कह सकें। सुप्रीम कोर्ट में देखें, एल गोर ने जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो तस्लीम इसलिए कर लिया था, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके खिलाफ था, कि वो सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी थी। जजेस जो भी थे उनके बारे में खास परसेप्शन है कि इससे हद से आगे नहीं जाएंगे। लेकिन जब परसेप्शन ये बन जाए कि जी जजेस जो है, जैसे आपने मिसाल दी है कि कल जो स्पीचेस हुई है नेशनल असेंबली में, जब परसेप्शन ये बन जाए कि जुडिशरी और ये मिलकर के हुकूमत गिराना चाहते हैं, तो फिर उस वक्त मुल्क में कैसे जो है वो स्टेबिलिटी होगी और कैसे एक पॉलिटिकल सिस्टम रन करेगा? ठीक है, फवाद, मैं प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी पे बात करना चाह रही हूँ। जब फैसला महफूज होने से पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स रेज हुए और ये कहा गया कि देखिए आप खत लिख दें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं होगा और सदर को कुछ नहीं होगा, मतलब एज इट इज यही अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। तो अगर ये हो जाता तो इसमें क्या बुराई थी? सेल्फ रिस्पेक्ट अना का इशू बना दिया, मे बी पीपल्स अना का भी इशू है, बिल्कुल अना का भी इशू है, पॉलिटिक्स का भी इशू है। बात यह है कि आप अगर इतना ही सुप्रीम कोर्ट को इशू है कि कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तो ये ऑर्डर और ज्यादा जो है वो कह लें कि वर्थलेस है। आप कैसे, अगर एक ऑर्डर जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो व्हाई जजेस आर पासिंग दैट ऑर्डर? अगर एक आपने खत लिखना है जिसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होना या कुछ नहीं होना, आप वो ऑर्डर ही ना दें। और प्रिंसिपल है कि जजमेंट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या हाई कोर्ट की तरफ से बिल्कुल ऐसी नहीं आनी चाहिए जिनके ऊपर अमल दरामद ना हो सके, और ये प्रिंसिपल हमेशा कैरी आउट होता है। ठीक है फवाद, लेकिन इम्यूनिटी के लिए तो प्रेसिडेंट को खुद ही अपील करनी पड़ेगी या उन्हें खुद इस बात पे बहस करनी है कि देखिए मुझे इम्यूनिटी हासिल है। व्हाई ही कैन नॉट डू दिस जस्ट बिकॉज ही इज प्रेसिडेंट? ठीक है इम्यूनिटी है, लेकिन मोरालिटीज, आपने खुद कहा कि कायरा साहब तो मोरालिटी पे बिलीव नहीं करते जहां पे लीगल बातें आ जाती हैं, लेकिन आप बिलीव करते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर कर देंगे तो शायद मामला ठंडा पड़ जाए, थोड़ा सा सुकून आ जाए? बिल्कुल आपकी बात सही है। सवाल यह है, लोग कई दफा ये क्वेश्चन जो होता है कि जी सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने इम्यूनिटी क्यों नहीं क्लेम कर रहे? सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फोरम है जहां पे इम्यूनिटी फॉर्म ली जाए? सुप्रीम कोर्ट फोरम नहीं है।
इम्यूनिटी आप कहां क्लेम करते हैं? लेट्स से अगर प्रेसिडेंट के इम्यूनिटी है तो प्रेसिडेंट जाएंगे जहां पर उनके खिलाफ केस पेंडिंग है। चुनाचे तमाम जो नैब कोर्ट्स हैं जहां पे ये केस पेंडिंग थे वहां पर वकील गए, उन्होंने बताया कि आजकल प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, कोर्ट ने उनको इम्यूनिटी ग्रांट कर दी। ये जो केस है स्विट्जरलैंड का जो आप बात कर जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, ये केस नैब में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है और उनके ऊपर जो है वो किया। वहां पर चेयरमैन नैब ने या आपने बाकायदा बयान उन्होंने दिया कि प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल है, चुनाचे वो इम्यूनिटी वहां पर क्लेम कर ली गई। इम्यूनिटी क्लेम वहां की जाती है जहां पर आपकी पेंडेंसी हो केस की। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में तो कोई पेंडेंसी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कर लेंगे? और अगर आपका लॉजिक इतना स्ट्रांग है तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को तो फिर पता ही नहीं है, अगर इतनी छोटी सी बात नहीं पता फिर भी इंसिस्ट कर रहे हैं। पता उनको है, लेकिन वो जो उनका तरीकाकार है कि पता नहीं है हमें, यही चीज है जो डाउट्स देती है और यही चीज है जो फिर नेशनल असेंबली में तकरीरें होती हैं कि भाई ये इतने तो नहीं है लाइलम, इनको तो पता तो है, जितने ये लाइलम बने हुए हैं कोई चक्कर और है। ठीक है, और चक्कर क्या है इस बारे में बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। फवाद, आप कह रहे हैं कि कोई जो भी फैसला सुनाती है जुडिशियल, ऐसा लगता है कि कोई चक्कर है और पता तो इन्हें सारी बातों का है लेकिन रिलेट नहीं कर पाते रियल इवेंट्स को। कौन सी विच इज द ड्राइविंग फोर्स, इफ देयर इज अ फोर्स ऑस्टेंसिबली और इन रियलिटी, विच इज द पॉलिटिक्स ड्राइविंग फोर्स? सही बात है, अगर आप जो भी कहें, इफ्तिखार चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस है वो ये बात नहीं भुला पा रहे। वो किसी भी देखे, जो बादशाह है, जो हमारे यहाँ प्रिंस की मैकियावेली की जो बड़ी फेमस किताब है, उसने लिखा है कि बादशाह जो है ना उसको खुले दिल का होना चाहिए, उसको अपने मुखालिफों को या जिसने उसको कभी रंजिश हो या जिसने उसको कभी दुख पहुंचाया उसको माफी की सलाहियत भी होनी चाहिए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने यह सलाहियत शो नहीं की है। इफ्तिखार चौधरी साहब जब से बहाल हुए हैं उन्होंने 103 जज निकाल दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनली। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है 31 जुलाई की, आर्टिकल 209 के क्लियर वायलेशन में है। कोई तरीका नहीं था जजेस को अदालत के हुक्म से निकालने का। 103 जज निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि वो उनके मुखालिफ बेंच से ताल्लुक रखते हैं। within the constitutional limits. No, not at all. Right now, Supreme Court is exceeding its limit, and this is Attorney General has said exactly. और तो ये ठीक कहा उन्होंने। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। मैं आपको मिसाल, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जज किसी को ओहदे से बर्खास्त नहीं किया जा सकता 209 के अलावा, लेकिन इन्होंने 103 से ज्यादा जज जो है वो निकाल दिया। फिर इनके जाती इंटरेस्ट के ऊपर जजेस की पेंशनें रोकी गई क्योंकि वो इनके मुखालिफ धड़े से ताल्लुक रखते थे। बार में मैंने आपको मिसाल दी कि वकीलों को चुन चुन के केसेस आते हैं उनके पास, जो वकील जो है प्रो जुडिशरी हैं, जो वकील जो है वो मुखालिफ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस का बेड़ा गर्क हो गया, उनको जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा। आपकी बात को ऑस्टेंसिबली सेकंड करते हुए क्वेश्चन रेज कर रही हूँ कि क्या ये बात ठीक है आपके अकॉर्डिंग? आपको भी ऐसा लगता है क्योंकि आप इसी फील्ड में कि चीफ जस्टिस इंक्लाइंड है नवाज शरीफ की तरफ या PMLN की तरफ? इफ्तिखार पुराने सवाल है, बहुत पूछा जाता है। पहली बात तो जो ये है, मैंने राना सनाउल्लाह साहब जो कजन है इफ्तिखार चौधरी साहब के, मैंने उनसे ये कहा था कि पंजाब हुकूमत सिर्फ शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का नाम नहीं है। अदालत में जब मामला हो और उसको डिफेंड करने का इशू हो, आपको नहीं आना चाहिए। इसलिए नहीं आना चाहिए कि आपके फर्स्ट कजन है इफ्तिखार चौधरी साहब, आपके कजन है, आपकी बरादरी है, आप उनके बेटे के साथ जो है वो हर वक्त होते हैं और आपके रिलेशनशिप जो है वो ढके छुपे नहीं है। इसलिए आपका काम नहीं है कि आप अदालतों के मामलात में आकर के मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू दे, लेकिन वो आके देते हैं हर तौर। फिर जिस तरह केसेस लगने का पैटर्न है, किसी का ताल्लुक होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं कहता हूं अगर इफ्तिखार चौधरी साहब की जो है वो घर आते हैं या वो जाते हैं, की बात कर रही हूं, एग्जैक्टली, कोई पर्सनल ताल्लुक रखना किसी से कोई बुरी बात नहीं है और होना भी चाहिए। हमें सबके एक दूसरे से ताल्लुकात होते हैं, लेकिन उन पर्सनल ताल्लुकात का इफेक्ट आपकी वर्किंग पे नहीं होना चाहिए।
और कोर्ट्स की वर्किंग पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वो वर्किंग पे आ रहा है, और वो आ रहा है। ठीक है। अच्छा फवाद, ये जानना चाह रही हूँ मैं आपसे कि अगर स्पीकर साहबा जो डिसीजन लें, उसके बारे में एनालिस्ट अभी ये पॉइंट रेज कर रहे हैं कि देखिए जी उनके पास तो अभी कोई पावर है ही नहीं, कोई अथॉरिटी बची नहीं है। इस बेशक ये शॉर्ट ऑर्डर है, लेकिन इसने क्लैरिफाई कर दिया है कि जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई, जब कन्विक्ट हो गया, तो अब डिस्क्वालिफिकेशन तो कंपलसरी ही है, और तो अब शी हैज टू स्टैंड बाय द कोर्ट, और अगर वो ये नहीं करती तो इसका मतलब है कि वो कोर्ट के अगेंस्ट जा रही है, तो शी इज लेफ्ट विद नो ऑप्शन। तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और फिर वो सारी चीजें, तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ स्पीकर राइट नाउ? वो जब स्पीकर के पास आएगा तो आपको पता चलेगा कि स्पीकर की क्या पावर्स हैं, और अगर आप एक और स्पीकर पे कंटेम्प्ट लगाना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बाद स्पीकर को कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं, तो वो फिर उनकी मर्जी है, वो फिर खड़ी होंगी। लेकिन अभी तक जो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 63(2) में स्पीकर नेशनल असेंबली के पास बहुत वाइड पावर्स हैं, और हमारे सामने अभी इसमें यह है कि 30 दिन में वो इलेक्शन कमीशन को रेफर करेंगी। आर्टिकल 63(a) में ही एक और था कि बट इफ शी सेज, क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, बट इफ शी सेज कि कोई क्वेश्चन नहीं है, ही इज फाइन, कोई इशू नहीं है, तो फिर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे आप लोग? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पहली लगाई। हाँ, एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि जो हमने सजा, इट पेव्स टुवर्ड्स डिस्क्वालिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इट मे हैव रिपरकशंस अंडर आर्टिकल 63(1)(g। सो मे हैव का मतलब है कि हो सकता है कि इसकी रिपरकशंस हो। अब जब हो सकता है आप कहते हैं, तो स्पीकर नेशनल असेंबली जो है उन्होंने डिसाइड करना है कि वो है या नहीं है। अगर स्पीकर असेंबली समझती होंगी कि, क्योंकि कुछ असल में ये क्वेश्चन मैं इस बैकग्राउंड में भी कर रही हूँ कि रिसेंटली किसी सीनियर जज ने कहा कि देखिए जी इसका कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, स्पीकर साहब कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि जो जाली डिग्रियों के केस में जितने भी रेफरेंसेस थे वो एक भी स्पीकर के थ्रू नहीं गए। नो, जाली डिग्रियों के केसेस तो बिल्कुल मुख्तलिफ केसेस हैं। वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1976 के तहत केसेस हैं। वो केसेस इलेक्शन पिटीशंस के जरिए ज्यादा उठे थे, और पहली बात तो ये है कि 99.99% तो मुझे पता है कि उनमें रिजाइन कर दिया था लोगों ने, जिनकी जाली डिग्रियां थी, कोई स्पीकर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन जिनमें रिजाइन नहीं किया एक आदमी, उसमें कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत वो फैसले आए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत के फैसले नहीं थे। ये फैसला जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, आर्टिकल 184 के तहत। ठीक है, फवाद आप ये कह रहे हैं कि जुडिशरी पोलिटिसाइज्ड है, उसने एक पॉलिटिकल फैसला किया है, और तो मैं नहीं कह रहा, जनरल तासुर है। आप थोड़ी देर पहले कह चुके हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जनरल तासुर है जो मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, और लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी तो आप लोग भी रन कर रहे हैं, स्पीकर साहब भी आप लोग एक ही पार्टी से हैं, तो फिर आपको नहीं लगता वहां से भी कुछ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस फैसला आएगा अगर वो रेफरेंस के हवाले से मूव करती हैं या नहीं करती? पॉलिटिकल इतना ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है हमारे मुल्क में। जो असेंबली का जो होता है वो जो है वो जुडिशरी जितना तो नॉन पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन जाहिर है वो भी एक किसी हद तक नॉन पॉलिटिकल होता है। और अगर स्पीकर असेंबली जो है वो देखेंगी कि आइन के मुताबिक जो है वो क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वो, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट के असल में बड़े फैसले हैं जिसमें वो कह चुके हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो सजा है वो कन्विक्शन नहीं है, और वो ऑफेंस भी नहीं है। हम ये कहते हैं कि ये सुई जुरिस प्रोसीडिंग्स हैं, ये ऑफेंस भी नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको बताऊं, क्रिमिनल ट्रायल खत्म होता है 342 के बयान के ऊपर। 342 का बयान ये होता है कि जब एविडेंस मुकम्मल हो जाती है तो मुल्जिम को ये कहने का मौका दिया जाता है कि आपने ये एविडेंस देख ली है, इसमें कोई गलती खामी है या आप मजीद कोई इसमें बात करना चाहते हैं। आपने देखा इसमें ऐसा कोई बयान नहीं हुआ और सीधा आप जजमेंट पे चले गए। तो ये अगर आप ट्रायल के सेंस में जाएंगे तो ये तो मिस ट्रायल हो गया, फिर तो आपको दोबारा जो है वो ट्रायल पे जाना पड़ेगा। चूंकि अब अभी हमारे सामने कई सवाल आएंगे स्पीकर के सामने ये सवाल आएगा कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है वो ऑफेंस है, कंटेम्प्ट का जो ट्रायल है, और अगर ऑफेंस है तो क्या उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ट्रायल है, और ट्रायल के बाद क्या जो उसमें अगर वो है तो वो कन्विक्शन है कि नहीं है। अभी ये सवाल है जो अभी उनके सामने आने हैं, एंड इट विल टेक आई थिंक a fair amount of time before she can decide. More than 4 months maybe. It will take more than a year or so. More than a year. The whole process will take an year or so. Okay, तो तब तक पीएम साहब ही रहेंगे या फिर आप नया प्राइम मिनिस्टर लाएंगे? नहीं, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान देखें, प्राइम मिनिस्टर को हटाने के 3 तरीके हैं। आप वो खुद रेजिग्नेशन दे दें, उनके खिलाफ अदम एतमाद आ जाए, या वो बतौर एमएनए डिस्क्वालीफाई हो जाए। चौथा कोई तरीका नहीं है। जैसे चौधरी निसार साहब ने कल अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया, वैसे नहीं हो सकता, उन्हें अक्सरियत लानी पड़ेगी। तो फिर वो कह रहे हैं आप लोग अगर उनकी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करेंगे तो वो फिर नहीं बैठेंगे असेंबली। आज प्राइम इन शॉर्ट एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं आपसे ये पूछूंगी कि इतनी सारी इश्यूज हैं तो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट की बात हम मान ही लें, अगर बहुत ही कोई ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हो। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। फवाद, मैंने बड़ा आइडियलिस्टिक और यूटोपिया में जाके क्वेश्चन किया है, लेकिन असल में मसले इतने नहीं, इसलिए यूटोपियन होने का जी चाहता है कि यार कुछ ऐसा हो कि बस मसले हल हो जाए। देखिए, मसले हल जो है ना वो नहीं होते एक दिन में। हमारे जितनी फ्रैंकली बात यह है कि हमेशा जब डिक्टेटरशिप्स होती हैं, जब एक वन मैन रूल होता है, इकोनॉमी गवर्नेंस बेहतर हो रही होती है। आप देखें कि हमेशा जो अयूब खान का दौर था, परवेज मुशर्रफ का दौर था, इकोनॉमीज उस वक्त जो है वो बेहतर हो रही थी। लेकिन मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि वन मैन रूल में पॉलिटिकली जो है ना वो सोसाइटीज तबाह। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ने जुडिशरी के साथ बैटल कंटिन्यू करने के लिए वेपन्स तैयार कर लिए? देखें, पीपल्स पार्टी जो है उसने अगर बैटल करना होता तो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर को सेक्शन अफसर तो नहीं है जिसको रोज बुला लेते हैं जज। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक शख्स का नाम नहीं होता, वो मेरी, आपकी, हम सब लोगों की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का मजहर है। हम उसे वोट दे के लाए हैं, वो कोई भीख से तो नहीं बैठा हुआ, ये जबरदस्ती तो कब्जा करके नहीं बैठा हुआ। जब उसको वोट लेके वो आया हुआ है, और मेजॉरिटी, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, जब वो मेजॉरिटी वोट उसके साथ है, आपका भी मेरा भी जजेस का फर्ज है उसके उस मैंडेट का एहतराम करें। आप पर्सनल, वीवी गिरी इंडिया के प्रेसिडेंट थे 1970 में, उनका इंतखाब चैलेंज हो गया। उन्होंने डिजायर किया सुप्रीम कोर्ट से कि मैं सुप्रीम कोर्ट में आकर के एविडेंस देना चाहता हूं। जजेस ने कहा, यू आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम बड़े एम्बेरस होंगे आपको अदालत में आप तशरीफ ना लाएं। उन्होंने कहा नहीं, मैं आना चाहता हूं। चुनाचे वो अदालत में आए तो जहां जजेस बैठे थे उससे एक स्टेप उनका रोस्टर ऊपर किया गया जहां पे वो बैठे। यो जो इंडिया के जजेस थे वो भी बड़े वॉलेटाइल और बड़े खुद को इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इस तरह समझते हैं, लेकिन वो उस वीवी गिरी का इन पर्सन की इशू नहीं था। दे वर रिस्पेक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह से हमारे जजेस भी रिस्पेक्ट करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिस्पेक्ट करें जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान की। बिल्कुल, किए तो 3 दफा गए ना, वरना तो नवाज शरीफ साहब को 1 दफा आया था, वो 5000 बंदा साथ लेके उन्होंने जजेस को वहां कुट के शेयर कर दिया था। ये हुआ ना यहाँ। तो आप लोगों को कुटने का कोई प्रोग्राम तो नहीं? अभी तो नहीं, मतलब आगे मतलब है कि ऐसा तो नहीं है अभी। ठीक है, कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है जो आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। उसका तो जवाब आपने दे दिया कि कोई बैठ के तो दिखाया पीएम की सीट पे, उसका तो जवाब आपने खुद से दे दिया। लेकिन अगर आम इंतखाबात का, अर्ली इलेक्शंस का जो डिमांड है मोस्टली पार्टीज की तरफ से आया है, जमात इस्लामी की तरफ से आया है, इमरान खान साहब ने कहा, नवाज शरीफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा मैं तो प्राइम मिनिस्टर मानता ही नहीं, आई एम सॉरी। तो ये क्या सिचुएशन है, इसको कैसे टैकल करेंगे? नहीं, बात यह है कि किसी के मानने ना मानने से तो होना नहीं ना, ये तो एक आईनी तरीकाकार है, आइन के। और कल नवाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे इतनी मायूसी हुई कि मैं बता नहीं सकता। मतलब वो बड़े परेशान है इस जितना भी बड़े परेशान है, 5 साल से लगे हुए हैं उनकी परेशानी, और अगले 5 साल भी उनको रहनी है। प्रॉब्लम यह है कि जो पाकिस्तान में इंतखाबात के जरिए तब्दीली आनी चाहिए। अब आप देखें कि मैक्सिमम 6 से 8 महीने रह गए हैं आपके इंटरिम गवर्नमेंट आने में। अब आखिरी 6-8 महीनों में क्या मसला है जी? आपको जिस तरह से हुकूमत चल रही है, जिस तरीके से चल रही है, बड़ी बुरी होगी, बड़ा जनाब अजाब आ गया होगा, लेकिन एक स्मूथ ट्रांजिशन आप होने दें। अगर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को इतनी अनपॉपुलर है जितना आप समझते हैं, तो इलेक्शन आ रहे हैं, अपना इलेक्शन लड़ेंगे। अब तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी इंडिपेंडेंट हो चुका है 20वीं तरमीम के बाद। इलेक्शन के प्रोसेस में भी कोई इशू नहीं है, तैनाती नहीं हो पा रही। तैनाती तो चौधरी निसार साहब की वजह से नहीं हो रही ना, वो नाम नहीं मान रहे, क्योंकि वहां पर अब वो जो सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर मोस्ट जज वहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गए हैं। तो मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि बस इस तरह ही चलता रहे, अब तो अपने ही हो गया है तो ऐसे ही चलता रहे। असल बात यह है कि जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको खराब नहीं करना चाहिए, आपको ट्रांजिशन चाहिए, थ्रू इलेक्शन होगी। अच्छा, रेजिग्नेशन जो है पीएम का, उसके बारे में अभी तक ना मैंने आपसे पूछा है ना आपने मुझे कुछ क्लियर जवाब दिया है। प्राइम मिनिस्टर क्यों रिजाइन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर विल कंटिन्यू टिल इलेक्शंस। ठीक है, और अगर ऑपोजिशन की तरफ से कोई ग्रैंड अलायंस का मुतालबा हो जाता है एक दफा फिर, और बड़ी स्ट्रेंथन ऑपोजिशन आती है, फिर क्या करेंगे? तो ऑपोजिशन की तरफ से ग्रैंड अलायंस हो नहीं सकता। पीपल्स पार्टी एक नेशनल अलायंस है। पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत में मुत्तहिदा भी शामिल है, एएनपी भी शामिल है। ये तमाम पार्टीज जो है पाकिस्तान में एक नेशनल अलायंस बनाती है। पीपल्स पार्टी को अगले इंतखाबात में भी पीटीआई और पीएमएलएन के ऊपर ये एज हासिल है कि पीपल्स पार्टी खुद एक तो 4 सूबों की पार्टी है और एक नेशनल अलायंस की सूरत में जो है वो इलेक्शन में जा रही है। चुनाचे जो स्प्रेड है 272 सीटों के ऊपर, पीपल्स पार्टी का स्प्रेड इन दोनों पार्टियों से बहुत बड़ा है। इसीलिए अगले इंतखाबात में ये दोनों पार्टीज तो रीजनल पार्टीज हैं, जीटी रोड के ऊपर है, लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक टोटल एरिया है, और पीटीआई का थोड़ा सा आगे तक पेशावर तक होगा। चुनाचे
जो स्प्रेड वाइज पीपल्स पार्टी इन दोनों पार्टियों से बहुत बड़ी पार्टी। अच्छा फवाद, आपको तो माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस है, आपने मुशर्रफ साहब के साथ भी काम किया जो डिक्टेटर है, अब आप एक बड़ी जमहूरी पार्टी का हिस्सा है। डिड यू फील एनी डिफरेंस विद इन द एटीट्यूड ऑफ द जुडिशरी एंड द एटीट्यूड ऑफ द पार्टीज? क्या फर्क महसूस किया आपने? आपको तो और भी ज्यादा थॉटफुल और मुफक्किर किस्म का इंसान होना चाहिए, क्योंकि आपको तो दोनों टेन्योर्स का बड़ा डीप एक्सपीरियंस है। पहली बात तो यह कि टेन्योर में तो शामिल नहीं था मैं, मुशर्रफ साहब की टेन्योर में तो शामिल नहीं था। बट यू कुड अंडरस्टैंड हिम वेरी वेल, आप इतने क्लोज थे। जब वो बाहर चले गए थे, प्रेसिडेंट नहीं थे और पार्टी बनाई थी APML की, तब हम उसमें शरीक थे। पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी पार्टी है, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा एक डायनामिज्म है, बहुत लोग हैं और बहुत ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज के लोग हैं इतनी पार्टी को। असल में इसमें जो लीडरशिप का असल है कल्ट लीडरशिप है। जब आप देखते हैं, आप भुट्टो का जो वोट है वो अब भी भुट्टो का है, डिस्पाइट कितने साल गुजर गए, इतना सब कुछ हो गया। वेल फॉर्चुनेट यस फॉर पाकिस्तान इन अ सेंस के ये भुट्टो फैक्टर जो है वो पाकिस्तान को एक नेशनल कलर देता है। सवाए भुट्टो के पाकिस्तान में और कोई नेशनल कलर है ही नहीं है। पाकिस्तान ने एक ही लीडर प्रोड्यूस किया अब तक और वो जुल्फकार अली भुट्टो है, और उसके बाद बेनजीर भुट्टो। और एक खानदान में लोग कहते हैं ना बिलावल जो है जी वो क्यों नहीं है, वो क्यों इलेक्टेड है, वो तो बच्चा है उसको कर दिया। जब पूरे खानदान जो है वो जिबा हो जाए ना, और जब पूरे खानदान की शहादत का खून सामने पड़ा हुआ हो और जो कारकुन हो उसको ये पता हो कि ये आसफ जरदारी है या बिलावल भुट्टो है, ये अपनी जान पहले देंगे और बाद में हमारी जान मांगेंगे, तो उसका फिर जो एतमाद होता है वो इस कदर होता है कि फिर कोई और उसमें मुकाबला नहीं कर सकता। आपकी बात बड़ी ठीक है और बड़ी जज्बाती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ कुर्बानियां देने ही से ही नहीं चलती, वो गवर्नेंस से भी चलती है। मैं पॉइंट दोबारा इसलिए रेज कर रही हूँ क्योंकि इसकी जरूरत बहुत है। हम लोग जब भी किसी भी पीपल्स पार्टी के बंदे से सवाल कर लेंगे, भैया आपने फलां किया, उन्होंने कहा जी हमने, वो ये कहते हैं हमने सबसे शहादतें हमने दी है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। भुट्टो फैमिली दुनिया की चंद फैमिली में से है जिनकी इतनी कंटिन्यूस शहादतें और कुर्बानियां हैं, नो डाउट। लेकिन गवर्नेंस भी तो बेहतर होनी चाहिए। और आप लोग इमोशनल वोट लेते आ रहे हैं 67, ये बात आपकी इमोशनल वोट, ये परसेप्शन तो नहीं है, इट्स रियलिटी। ये रियलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए पीपल्स पार्टी के बारे में। इमोशनल वोट तब तक लेते रहेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब बात यह है, कुछ आपकी जो पार्टी में जब आप पॉलिटिक्स में फिलॉसफी होती है और टैक्टिक्स होते हैं। फिलॉसफी पीपल्स पार्टी की कोई इसका मुकाबला नहीं है। ये एक लिबरल, प्रोग्रेसिव और मॉडर्न पाकिस्तान के हामी है। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो औरतों के लिए खड़ी होती है। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो अकलियतों के लिए खड़ी होती है, वीकर ग्रुप्स के लिए खड़ी होती है। और यही वो फिलॉसफी है जो पाकिस्तान को आगे ले जा सकती है। गवर्नेंस के ऊपर इश्यूज हैं, गवर्नेंस में इश्यूज हैं, PIA सही नहीं चलता, रेलवे सही नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, ये क्यों नहीं चल रहे। इसमें एक तो मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि हमेशा जब वन मैन शो होता है, आपको बड़ी चीजों की मिसाल के तौर के ऊपर आप 124 आदमी है पीपल्स पार्टी के पास, अपने घर में भी आपको कंसेंसस क्रिएट करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहां पर 124 बंदे हैं, चाहिए आपको 172 हर वक्त चाहिए अपनी हुकूमत के लिए। आपको 172 जो नाम है ना, 200 आदमी आपको चाहिए होगा अपनी हुकूमत अगर आप स्मूथ चलाना चाहते हैं तो। उसके लिए आपको मुख्तलिफ पार्टीज को साथ ले रहे होते हैं। इसके बाद आपको रोजाना फौज है, जुडिशरी है, फलाना है, इन सबको महकमों को अपने साथ लेके चलना होता है। ये सारा जो प्रोसेस है कंसेंसस क्रिएट करने का, जिसमें आपको पॉलिटिकल अपनी मैनेजमेंट करनी होती है, वो खुद इतना कम्बरसम है कि उसमें बहुत ज्यादा गवर्नेंस जो है वो खराब होती है। ठीक है, इसके बावजूद मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि जो हमारे महकमे हैं उनमें जितनी अच्छी कारकर्दगी होनी चाहिए थी, कई में खुसूसन एनर्जी सेक्टर में, बिजली की और एनर्जी में उतना अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। अच्छा फवाद, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर इन यस और नो बिकॉज आई हैव टू वाइंड अप। प्राइम मिनिस्टर तो आपने कहा वो तो तकरीबन 1 साल तक नहीं जा रहे, या 1 साल तक ये केस चलता रहेगा और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते वो रहेंगे। अगर कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर आता है तो भी उस पर प्रेशर तो होगा चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तरफ से कि देखें जी ये आप लिखें, खत लिखें, तो इसका क्या हल निकालें? या पीपल्स पार्टी तो जब तक इख्तियार में रहेगी, प्राइम मिनिस्टर्स आपकी पार्टी में से आते रहेंगे जब तक अक्सरियत है, तो क्या इसका क्या आपकी इंटरनल ये ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का टेन्योर भी जल्दी से खत्म हो ताकि वो अपने घर जाए और फिर कोई ऐसा चीफ जस्टिस है जो आप लोगों को जरा स्पेस दे? वो तो एक सिस्टम है, वो दोनों ने 2013 में ऐसी कोई कोशिश या कोई दुआ तो नहीं? नहीं, कोई नहीं, दुआ वाली भी कोई बात नहीं है। 2013 में उन्होंने अपना टेन्योर खत्म करना है। बड़े चीफ जस्टिस आते हैं। हम जो पॉलिटिशियन होता है ना, उसकी जिंदगी बहुत लंबी होती है, जनरेशन से चलता है।
मेरी अपना जो खानदान है वो 1926 से पॉलिटिक्स में है, और हम लोग ऊपर आते हैं, नीचे गए हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। जो एस्टेब्लिशमेंट का जो मुलाजिम आदमी है उसकी तो जाहिर है टेन्योर है, उसके बाद से उसकी वो बात नहीं रहेगी। इसलिए इसमें पॉलिटिशियन से या पॉलिटिकल पार्टीज इस चीजों से नहीं घबराती हैं, क्योंकि उनकी उम्र बड़ी लंबी होती है। हाल सिर्फ एक ही है, हाल ये है सब्र। ठीक, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। बहुत शुक्रिया शफावत प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।